कहानी है एक गर्ल्स हॉस्टल की, जहां पर एक रात एक लड़की की मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलती है। सर, हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक लड़की की मौत हो गई, लेकिन पास के रूम में रहने वाली लड़कियों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, और रूम में इसी लड़की की मौत कैसे हुई उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गौतम, चाहे कुछ भी हो, हमें पता लगाना पड़ेगा कि इस लड़की की हत्यारा कौन है। इसलिए चलो हॉस्टल की बाकी लड़कियों से पूछताछ करते हैं, शायद कुछ हमें सुराग मिल जाए। सर, शिवानी को किसी इंसान ने नहीं मारा, उसे एक आत्मा ने मारा है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ सर, उसे एक आत्मा ने मारा है। क्या बकवास कर रही हो? नहीं सर, ये बकवास नहीं है, ये सच है। जो कोई भी इस कमरे में रहेगा वो उसे मार डालेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी सर, सबको मार डालेगी, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। हाँ, ये सच है। सब मर जाएंगे सब। रानू, चुप करो, बकवास की बातें करना बंद करो। मैं कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसी बातें कहकर लड़कियों को डराओ मत। तुम अंदर जाओ। सर, रानू की तरफ से मैं आपको माफी मांगती हूँ। मैं इस हॉस्टल का इंचार्ज हूँ। शिवानी की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। वो 3 दिन पहले ही हमारी हॉस्टल में रहने के लिए आई थी। वो बहुत चुपचाप और गुमसुम सी रहती थी। मैंने उसे 2-3 बार पूछा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा, तो फिर मैंने उससे पूछना ही बंद कर दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल रात को शिवानी मुझे फोन करके बोल रही थी कि वो इस हॉस्टल में रहना नहीं चाहती, वो ये हॉस्टल छोड़ देगी। मैंने उसे कारण पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बताई, सिर्फ एक बात बोल रही थी कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती। उसके बाद वो फोन रख दी। बस इतना ही जानती हूँ उसके बारे में। अच्छा ठीक है, आप सब जा सकते हो। आखिर क्या हुआ होगा शिवानी के साथ? उसकी मौत कैसे हुई? किसने उसे मारा? वो जब मुझसे फोन में बात कर रही थी तो इतना डरी हुई क्यों थी? आखिर कौन इस राज से पर्दा उठा सकता है? माँ, पापा, कहाँ हो आप? जल्दी आइए। ओहो रूपाली, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ, पापा, मेरी बीकॉम की रिजल्ट आ गई है। ये देखिए, मैं डिस्टिंक्शन में पास की हूँ, वो भी 95% रखकर। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब तुम आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचा है? पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं MBA करूँ, और मैं कॉलेज भी देख लिया है। मैं सिम्बायोसिस कॉलेज में MBA करना चाहती हूँ पापा। वो कॉलेज MBA के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो हॉस्टल तो हमारे घर से बहुत दूर है, तो फिर तुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। हॉस्टल में रहना होगा तो मैं रह लूंगी पापा, लेकिन मैं उसी कॉलेज में MBA ही पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है, तो सिम्बायोसिस कॉलेज में MBA ही पढ़ना और हॉस्टल में ही रहना। कुछ दिन के बाद रूपाली की एडमिशन सिम्बायोसिस कॉलेज में हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ पापा के साथ कॉलेज की हॉस्टल में रहने के लिए जाती है। जब वो हॉस्टल की इंचार्ज मिसेस तानिया से मिलती है, तो तानिया जी रूपाली को हॉस्टल की सारी रूल्स रेगुलेशन समझा देती है और उसे रूम दिखाने के लिए ले जाते हैं। उन्होंने रूपाली को वही रूम दिए जिस रूम में कुछ महीने पहले शिवानी की मौत हुई थी। रूपाली, कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस रूम में अकेली रहना पड़ेगा, जब तक कोई और यहाँ रहने के लिए नहीं आ जाती। ठीक है मैडम। अब आप लोग रूपाली को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। एक गर्ल्स हॉस्टल है, इसलिए सर, मैं आपको यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की परमिशन नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। बस मेरी रूपाली का ख्याल रखिएगा, वो कभी हमसे अलग अकेली कहीं नहीं रुकी है। जी सर, जरूर रखेंगे। अच्छा रूपाली बेटा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। जी पापा। चलो आरती, यहाँ से चलते हैं। रूपाली, ये लो तुम्हारी कमरे की चाबी। अब तुम आराम करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बताना। और एक बात,
हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशन हमेशा फॉलो करना। जी मैडम। इतना कहकर तानिया वहाँ से चली जाती है। तानिया के जाने के बाद रूपाली अपनी बैग पकड़कर कमरे में चली जाती है। अरे वाह, ये कमरा तो बहुत सुंदर है। कभी सोचा नहीं था कि हॉस्टल में भी रहने के लिए ऐसा कमरा मिलेगा। अब रात की 11 बज चुके हैं। मैं आज बहुत थक गई हूँ, जाकर सो जाती हूँ। उसके बाद रूपाली सो जाती है। अगले दिन सुबह रूपाली तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। उसको कॉलेज और हॉस्टल बहुत अच्छे लगते हैं। हॉस्टल आने के बाद रूपाली की माँ का कॉल आता है। हेलो माँ। रूपाली बेटा, कैसी है तू? पहला तेरा दिन कॉलेज में कैसा रहा? और तुझे वो हॉस्टल अच्छा लग रहा है या नहीं? माँ, मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। कॉलेज और हॉस्टल दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे। आपको पता है माँ, हॉस्टल की ये रूम बहुत अच्छी है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे हॉस्टल में ऐसा अच्छा रूम मिलेगा। पूरा घर जैसा सुविधा है माँ यहाँ। लेकिन मैं यहाँ बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ माँ। आपको और पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं वो लड़की कब आएगी जो मेरे साथ यहाँ रहने वाली है। वो आएगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा माँ। फिर भी बेटा, किसी अनजान लड़की को इतनी जल्दी भरोसा कभी मत करना। पता नहीं वो लड़की कैसी होगी। सोच समझकर उसके साथ दोस्ती करना और अपना ख्याल भी रखना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ। और माँ, पापा कैसे हैं? वो ठीक है बेटा, ऑफिस गए हुए हैं। पापा जब ऑफिस से आएंगे आप उन्हें बता देना कि मैं उनके बारे में पूछ रही थी। अच्छा माँ, मैं अब फोन रखती हूँ, बाय। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन हॉस्टल इंचार्ज तानिया मैडम रूपाली को बुलाते हैं। रूपाली, मेरा कुछ पर्सनल काम है। मैं 1 वीक छुट्टी में रहूंगी, इसलिए मेरी एब्सेंस में पल्लवी मैडम कुछ दिनों के लिए हॉस्टल की इंचार्ज रहेंगी। और एक बात, कल सुबह तुम्हारी रूम में रहने के लिए एक लड़की आ रही है। उसका नाम पूजा है। होप कि तुम दोनों एक ही रूम में ठीक से रह लोगे। जी मैडम, आप चिंता मत कीजिए। मैं और पूजा अच्छी तरह से रहेंगे। आपको या किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रूपाली। अब मैं जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना, बाय। इतना कहकर तानिया जी वहाँ से चली जाती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। कल सुबह मेरी रूममेट आएगी। वो कैसी होगी? वो मुझसे बात करेगी या नहीं? पता नहीं। अब तो कल सुबह की इंतजार है मुझे। रात को जोरों की बारिश होती है। बारिश होता हुआ देखकर रूपाली अपनी रूम की बालकनी में जाती है। थोड़ी देर वहाँ खड़ी होकर सोने के लिए चली जाती है। करीबन रात की 2 बजे उसकी रूम की घंटी बजती है। घंटी की आवाज सुनकर रूपाली उठ जाती है। अब रात की 2 बज रहे हैं। इस वक्त कौन आया होगा? इतनी रात को दरवाजा खोलना क्या सही होगा? उसके बाद फिर से डोर की घंटी बजती है। तब जाकर रूपाली दरवाजा खोलती है। तुम कौन हो और इतनी रात को मेरी कमरे की घंटी क्यों बजा रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ हॉस्टल में कभी नहीं देखा। तुम रूपाली हो ना? और ये रूम नंबर 12 है। हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं पूजा हूँ। तानिया मैडम मुझे तुम्हारी नाम बताई थी। वो तो तुम्हें बताई होगी ना मेरी आने के बारे में। ओह अच्छा, तो तुम पूजा हो। लेकिन तुम तो कल सुबह आने वाली थी ना? हाँ, मैं कल सुबह आने वाली थी, लेकिन मेरी फ्लाइट 6 घंटे पहले रीस्केड्यूल हो गई, इसलिए मैं आज यहाँ पहुँच गई। तुम चाहो तो तानिया मैडम को कॉल करके पूछ सकती हो, या तो फिर ये टिकट में मेरी नाम लिखा है, इसे देखकर तुम कंफर्म हो सकती हो। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ ना। उसके बाद पूजा रूम के अंदर आती है। तब बिजली चली जाती है। ओह नो, ये बिजली को भी अभी जाना था। तब पूजा कैंडल जलाती है। थैंक्स पूजा, तुमने ये कैंडल जला दिया। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगती है। अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें अब डर नहीं लगेगा। तुम डर से जीत पा लोगी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब ये है कि मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता।
तुम मेरे साथ रहकर बहादुर बन जाओगी। ओह, ये बात है। तब बिजली फिर से आ जाती है। थैंक्स गॉड, बिजली वापस आ गई। पूजा, अब रात के 3 बज चुके हैं। चलो हम अब सो जाते हैं, कल सुबह बात करते हैं। उसके बाद रूपाली और पूजा दोनों सो जाते हैं। जब सुबह रूपाली की आंख खोलती है तो वो पूजा को रूम में ना देखकर हैरान हो जाती है। ये इतनी सुबह सुबह पूजा कहाँ चली गई? उसके बाद रूपाली बाथरूम में देखती है, लेकिन पूजा वहां नहीं होती है। वो पूजा को इधर उधर हर जगह देखती है, लेकिन पूजा नहीं मिलती। वो परेशान होकर रूम में चली आती है। तब वहाँ रूम में पूजा होती है। तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हॉस्टल में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी पूजा? मैं मंदिर गई थी रूपाली। यहाँ पास में एक शिव मंदिर है, मैं वहाँ दर्शन करने गई थी। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पास में एक शिव मंदिर है? तुम तो कल रात को यहाँ आई हो। कल जब हॉस्टल आ रही थी तब मैंने रास्ते में मंदिर देखा था। तब मैंने सोच लिया था कि मैं आज जैसे भी हो मंदिर जाकर दर्शन करूंगी। सुबह तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा और खुद अकेली चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, आगे से तुम जहाँ जाओगी मुझे बता देना, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। पहले दिन से ही पूजा और रूपाली एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वो दोनों धीरे धीरे पक्की दोस्त बन गए थे। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। कॉलेज भी साथ साथ जाते थे, पढ़ाई भी साथ साथ करते थे, यहाँ तक कि जिम भी साथ साथ जाते थे। जब वो दोनों जिम में थक जाते थे तब साथ साथ थकान मिटाने के लिए गप्पे मारते थे। हर जगह साथ साथ जाना और बैठकर इधर उधर की बातें करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हॉस्टल की इंचार्ज पल्लवी मैडम रूपाली को बात करते हुए जाते देखे। वो उसे देखकर हैरान हो गए। ये रूपाली किसके साथ बात करके जा रही है? उस दिन रात को पल्लवी जी किसी से बात कर रहे थे। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपका काम हो जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगा कि इसमें आपका हाथ है। इतना कहकर पल्लवी जी फोन रख देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तब वो किसी को देखकर डर जाती है। तुम जिंदा हो? तुम तो मर चुकी थी ना, तो फिर यहाँ कैसे आई? हाँ, मैं मर चुकी हूँ और तुम लोगों ने ही मुझे मारा है। जब तक मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला नहीं लेती तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुझे मत मारो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सर के कहने पर ये सब किया था। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? उस दिन तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था। मेरी तरह इस हॉस्टल की बहुत सारी लड़कियों को तुम लोगों ने मौत की नींद सुलाया है। अब तुम लोगों की नजर रूपाली के ऊपर है। मैं मेरी आंखों के सामने किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद और खत्म होता हुआ नहीं देख सकती। रूपाली की नुकसान करना तो दूर की बात है, मैं तुम लोगों को उसके ऊपर आंख उठाकर देखना ही नहीं दूंगी। पहले मैं तुम्हें मारूंगी और बाद में तुम्हारी सार को। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। तब एक हाथ आकर पल्लवी की गला दबा देती है। पल्लवी चीखती है और वहीं पर गिरकर उसकी जान चली जाती है। पल्लवी की चिल्लाने की आवाज रूपाली सुन लेती है। वो तुरंत पल्लवी की रूम में जाती है। पल्लवी मैडम, क्या हुआ आपको? आंखें खोले मैडम, मैडम आंखें खोले। तब वो डर के मारे पुलिस को फोन करती है। पुलिस वहां आकर इन्वेस्टिगेशन करती है। सर, किसी ने पल्लवी जी को गला दबाकर मारा है। ताज्जुब की बात है गौतम, इस हॉस्टल में एक के बाद एक लड़कियों की मौत हो रही है, लेकिन हम अभी तक उनके कातिलों को पकड़ नहीं पा रही है। कातिल को कैसे पकड़ेंगे सर? कातिल कोई सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन सर, पिछले सारे मर्डर में जिन जिन लड़कियों की मौत हुआ था उनके उम्र लगभग 20 से 25 साल के होंगे, लेकिन आज जो मर्डर हुआ है उनकी उम्र 50 साल की है। हाँ गौतम, तुम सही बोल रहे हो। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कातिल कोई और है, लेकिन कौन? सुनो, पुलिस स्टेशन में किसी लड़की ने तुम्हें फोन करके मर्डर के बारे में बताई थी ना, वो कहाँ है?
वो इसी हॉस्टल में रहती है सर। उसका नाम रूपाली है। चलो उसको पूछताछ करते हैं, शायद कुछ सबूत मिल जाए। सर ये रूपाली है। रूपाली जी, आप आज इस मर्डर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं सर को सही सही बोलिए। सर, मैं पल्लवी मैडम के मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके कमरे में गई थी। तब वो नीचे पड़े थे। मैंने उन्हें आवाज दी, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दिए। फिर मैं डर के मारे पुलिस को फोन किया। मेरी यकीन कीजिए सर, पल्लवी मैडम को किसने मारा मैं नहीं जानती। आपने किसी और को पल्लवी जी के कमरे से आते हुए देखा है? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने सिर्फ पल्लवी मैडम की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। उनकी चीख में डर था, जैसे कि उन्होंने किसी को देख लिया हो। अच्छा ठीक है, तुम अब जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा पूछताछ करने के लिए। तब तानिया जी वहाँ पहुँचते हैं। मैडम, आप यहाँ? आप तो 1 वीक छुट्टी में रहने वाली थी ना? रूपाली, पल्लवी जी के मर्डर के बारे में मैंने न्यूज में देखा तो तुरंत हॉस्टल चली आई। सर, कातिल का कुछ पता चला? नहीं तानिया जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी कातिल पकड़ा जाएगा। अच्छा तानिया मैडम, पल्लवी मैडम का किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। जहाँ तक मैं जानती थी, पल्लवी जी तो बहुत अच्छी औरत थी। उनका किसी के साथ दुश्मनी हो सकता है, इस बारे में मैं सोच ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। क्या हुआ मैडम, आप चिंता में लग रहे हैं? चिंता तो होगी ना रूपाली। पता नहीं इस हॉस्टल को किसी की नजर लग गई। एक के बाद एक यहाँ लड़कियों की मर्डर हो रहे हैं। आज तो पल्लवी जी का भी हो गया। खैर छोड़ो, तुम अपनी रूम में जाओ और आराम करो। जी मैडम। ओह शिट, मैंने तो रूपाली से एक बात कहना ही भूल गई। कोई बात नहीं, कल सुबह बता दूंगी। अब तो वो रूम में जा चुकी है। तुम यहाँ बैठी हो पूजा? तुम्हें पता है पल्लवी मैडम का मर्डर हो गया है। पुलिस का कहना है कि कोई उन्हें गला दबाकर मारा है। हाँ, मुझे पता है। मैं जब रूम से बाहर गई थी तब पुलिस तुम्हें पूछताछ करते हुए मैंने देखा था। तब मुझे पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। उनको किसी ने मारा है। पता नहीं वो कौन है जो पल्लवी मैडम का खून किया है। वो तो बहुत अच्छी और सीधी सादी औरत थी। उनको किसी ने गला दबाकर इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है पूजा? रूपाली, अक्सर हम जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होता। सब सीधे साधे देखने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तुम कहना क्या चाहती हो पूजा? मैं कुछ नहीं समझी। मैं ये बोल रही थी कि भगवान सबको अपनी कर्मों के हिसाब से सजा देते हैं। शायद उन्होंने पहले कुछ ऐसा किया होगा जो किसी और के लिए गलत होगा। मेरा मतलब, उन्होंने किसी के साथ कोई बुरा सलूक किया होगा जिसका दंड उन्हें आज मिला है। पूजा, तुम भी ना क्या क्या बोलती रहती हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। मुझे जरा डिटेल्स में समझाओगी कि तुम क्या कहना चाहती हो? समय आने पर तुम खुद ब खुद समझ जाओगी रूपाली। अब तुम थोड़ा आराम करो। रात भर तुम्हें पुलिस के सवालों की जवाब देना पड़ा। तुम थक गई होगी। हाँ यार, मैं सच में बहुत थक गई हूँ और थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। उसके बाद रूपाली सो जाती है। रूपाली सो जाने के बाद पूजा रूम से बाहर चली आती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी आकाश। सबको मार डालूंगी। सबको उनके गुनाह का सजा दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। शिवानी और पल्लवी को तो उनकी किए का सजा मिल चुकी है, लेकिन उस सर को सजा देना अब बाकी है। उनको भी सजाए मौत मिलेगी। मौत। कुछ घंटे के बाद रूपाली की आंख खोलती है। ये पूजा फिर से इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? ये भी ना अचानक से कहाँ चली जाती है, बताती भी नहीं। चलो कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हूँ। आज मुझे कॉलेज के असाइनमेंट भी सबमिट करना है। इतना कहकर रूपाली नहाने के लिए चली जाती है। तब पूजा रूम में वापस आती है। पूजा, तुम फिर से मुझे बिना बताए इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? रूपाली, मुझे कुछ जरूरी काम था,
इसलिए मैं गई थी। तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, आज कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है। तुमने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए हैं ना? हाँ, मैंने किया है। तुम्हें याद नहीं, हम दोनों ने मिलकर तो असाइनमेंट कंप्लीट किए थे। तब तानिया जी का कॉल आता है। हेलो मैडम। रूपाली, क्या तुम मेरी केबिन में आ सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी है। जी मैडम, मैं अभी आई। पूजा, मैं तानिया मैडम से मिलकर आती हूँ। वो कुछ बात करना चाहती है मुझसे। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी उनसे मिल लेना। जब से तुम हॉस्टल आई हो तुम उन्हें मिले भी नहीं हो। नहीं रूपाली, तुम जाओ, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं उनसे फिर कभी मिल लूँगी। ऐसे भी मुझे अभी तैयार होना है कॉलेज जाने के लिए। अच्छा बाबा, ठीक है। मैडम, आप मुझे बुलाए थे? हाँ रूपाली, मुझे तुमसे कुछ बताना है। हाँ बोलिए मैडम। रूपाली, इससे मिलो। ये है पूजा, ये आज से तुम्हारी रूम में रहेगी। उस दिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी और अचानक से पता नहीं कैसे उसके पापा की तबीयत भी खराब हो गया था, इसलिए वो यहाँ हॉस्टल नहीं आ पाई थी। उसने मुझे कॉल करके बता दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें बताना भूल गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं मैडम? मेरी कमरे में जो लड़की रहने वाली थी वो तो पहले से ही आ गई है। अब तो वो मेरे साथ मेरी कमरे में रहती है। हम दोनों अब अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। रूपाली, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? पूजा तो उस दिन नहीं आई थी, वो तो आज आई है। मैडम, आप जिस दिन हॉस्टल से गए थे उस दिन रात को ही पूजा आ गई थी। उसने खुद मुझसे बोला था कि वो आपसे बात की है। उसकी फ्लाइट की टिकट में पूजा गुप्ता की नाम लिखा था। पूजा गुप्ता तो मैं हूँ, तुम किसकी बात कर रही हो? अरे, उसका भी नाम पूजा गुप्ता है। रूपाली, मुझे लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्योंकि तुम्हारी रूम में जो लड़की रहने वाली थी वो ए है और इसका नाम ही पूजा है। नहीं मैडम, ये कोई बहरूपिया होगी। पूजा तो मेरी रूम में है। नहीं, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। ये देखो मेरी कार्ड जिसमें मेरी नाम लिखा है। रूपाली, यही पूजा है। मैडम, अगर ये पूजा है तो मेरे रूम में मेरे साथ जो इतने दिनों से रह रही है वो कौन है? उसने भी मुझे अपना नाम पूजा गुप्ता ही बताया था। रूपाली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो तुम्हारे रूम में जाकर उसे पूछते हैं। पूजा, तुम यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। कहाँ है वो लड़की? वो तो अभी यहाँ थी, शायद नहाने गई होगी। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। पूजा, पूजा, कहाँ हो तुम? पूजा तो बाथरूम में भी नहीं है। मैडम, पूजा बाथरूम में नहीं है, शायद कॉलेज चली गई होगी। सुनो रूपाली, ऐसी लड़कियों से जरा दूर रहो। हो सकता है कि वो किसी मकसद से यहाँ आई हो, इसलिए अपने आप का ख्याल रखो। और एक बात, अगर वो लड़की तुम्हें कॉलेज में मिल जाए तो उसे बोलना कि वो ये रूम खाली कर दे, क्योंकि वो पूजा नहीं है। उसका कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? आपको उसकी तस्वीर क्यों चाहिए मैडम? क्योंकि आजकल इस हॉस्टल में बहुत सारे लड़कियों की मर्डर हो रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जरूर इस लड़की का हाथ होगा, इसलिए मैं उसकी फोटो देखना चाहती हूँ ताकि पुलिस को हम मदद कर पाए। उसके बाद रूपाली पूजा की फोटो तानिया मैडम को दिखाती है। मैडम, ये रही पूजा की तस्वीर। तानिया जी फोटो देखकर हैरान हो गए। ये तो रागिनी है, उसकी फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? मैडम, मैं नहीं जानती कि इसका नाम पूजा है या रागिनी, लेकिन वो जो कोई भी है वो मेरे साथ यहाँ इस कमरे में रहती है। रूपाली, रागिनी तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है, क्योंकि वो तो मर चुकी है। क्या ये आप क्या कह रहे हो मैडम? मैं सच कह रही हूँ रूपाली, रागिनी की मौत 8 महीने पहले ही हो चुकी है, तो वो तुम्हारे साथ यहाँ कैसे रह सकती है? ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब वो जिंदा थी वो इसी रूम में रहती थी। बहुत अच्छी लड़की थी वो। शायद उसकी तस्वीर यहाँ पड़ी होगी, जिसे देखकर तुम कुछ भी इमेजिन कर रही हो। नहीं मैडम, ये तस्वीर मैंने खींची थी। वो मेरे साथ यहाँ रहती है। पता नहीं वो अब कहाँ चली गई। मेरी विश्वास कीजिए मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। चुप करो रूपाली, रागिनी मर चुकी है और एक मरी हुई इंसान कभी वापस नहीं आती। मुझे लगता है कि तुम थक गई हो, थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कहकर तानिया जी वहाँ से चले जाते हैं। रूपाली बहुत समय तक रूम में पूजा का इंतजार करती है।
लेकिन वो नहीं आती है। फिर वो दुखी होकर अकेली कॉलेज जाती है। कॉलेज में भी पूजा नहीं दिखती है। तब रूपाली दुखी होकर उसकी एक क्लासमेट से पूछती है, सीमा, तुमने आज पूजा को देखा है क्या कॉलेज में? पूजा? कौन पूजा? मैं तो किसी पूजा को नहीं जानती। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पूजा को नहीं जानती? पूजा जो मेरे साथ हमेशा कॉलेज आती थी, जो मेरे साथ यहाँ बैठती थी, उसके साथ तो मैं हमेशा रहती थी। तुम उसे नहीं जानती? तुमने भी उसको देखा है, तो फिर आप कैसे मना कर रही हो? मुझे माफ करना रूपाली, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ किसी को भी साथ कॉलेज आते हुए कभी नहीं देखा। तुम हमेशा अकेली बात करते हुए कॉलेज आती हो। कॉलेज में, कैंटीन में, हर जगह पता नहीं तुम किससे बात करती रहती हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं होता। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो फिर कॉलेज के बाकी स्टूडेंट से भी तुम पूछ सकती हो। सीमा की बात सुनकर रूपाली कुछ और स्टूडेंट्स को भी पूछती है, लेकिन सब एक ही जवाब देते हैं। इस सुनकर रूपाली हैरान हो जाती है। रूपाली, मेरी ख्याल से तुम्हें किसी साइकोलॉजी डॉक्टर को दिखाना होगा। अपना ख्याल रखना रूपाली, मैं अभी आई। सबकी मुंह से सारी बातें सुनकर रूपाली दुखी मन से हॉस्टल चली आती है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो मन ही मन पूजा को याद करती रहती है। कब रात हो जाती है उसे पता भी नहीं चलती है। रात भर उसे पूजा की चिंता में नींद नहीं आती है, इसलिए वो छत पर जाती है। वहां भी वो पूजा को ही याद करके दुखी होती है। तब कोई उसकी कंधे में हाथ रखती है। तब रूपाली डर के मारे पीछे देखती है। पूजा, तुम कहाँ थी पूजा? तुम्हें पता है सब तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? सब ये बोल रहे हैं कि तुम पूजा नहीं हो, तुम रागनी हो और तुम मर चुकी हो। कोई हम दोनों की दोस्ती के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहा है। सब बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरे साथ कोई भी नहीं देखा है। सब मुझे कह रहे हैं कि ये मेरा वहम है, मेरी दिमागी हालत खराब है, मुझे किसी साइकोलॉजी डॉक्टर को दिखाना होगा। तुम अब चलो मेरे साथ, मैं सबको तुमसे मिलवाऊंगी, सबको बोलूंगी, ये देखो मेरी दोस्त पूजा, ये मरी नहीं है, ये जिंदा है। तब जाकर सब मेरा यकीन करेंगे। चलो अभी चलते हैं। रुको रूपाली, सब कहते हैं मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं मर चुकी हूँ और मैं पूजा नहीं, रागनी हूँ। रागनी क्या हूँ मैं? क्या? अगर तुम एक आत्मा हो तो मुझे क्यों दिखाई दे रही हो? मेरे साथ क्यों रहती आ रही हो? क्यों मेरे साथ दोस्ती बनाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा बिगाड़ा नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हारा जान बचाने के लिए तुम्हारी साथ हमेशा रहती आ रही हूँ, ताकि तुम्हारे ऊपर किसी बुरी नजर ना पड़ सके। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कौन मारना चाहता है? देखो, मुझे उल्टी सीधी बातें पसंद नहीं है। सच बताओ कि मुझे किससे खतरा है और कौन मुझे मारना चाहता है? इस हॉस्टल की ट्रस्टी विनोद कपाड़िया। वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बड़े आदमी है। वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे? क्योंकि वो इसी हॉस्टल में लड़कियों के साथ गलत काम करता है। लड़कियों की काला बाजारी और उनकी ब्लू बनाना उसकी पैसा है। वो लड़कियों को अपनी प्यार जाल में फंसाकर उसके साथ गलत काम करवाता है। अगर कोई उसका विरोध करता है तो वो मार डालता है। ये तुम क्या कह रही हो रागनी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मुझे और आकाश को भी उसने मारा है। मैं तुम्हें आज सारी बात बताती हूँ। एक साल पुरानी बात है। मैं और आकाश एक ही न्यूज़ चैनल में काम करते थे। हम दोनों न्यूज़ रिपोर्टर्स थे और एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। आकाश, क्या हुआ? आज तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या बात है? रागिनी, तुम आरजी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में सुना ही होगा। हाँ, सुना है। वो हॉस्टल बहुत अच्छा है और लड़कियों के लिए भी सेफ है। नहीं रागिनी, वो हॉस्टल लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। मुझे पता चला है कि उस हॉस्टल में लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। लड़कियों की काला बाजारी, उनकी ब्लू फिल्म बनाई जाती है और विरोध करने पर उनके मर्डर किए जाते हैं। क्या?
कौन करता है ये सब घिनौना काम? और तुम इस सब के बारे में कैसे जानते हो? उस हॉस्टल में एक खबरी है जो मुझे ये सारी बात बताया है, और हॉस्टल में ये सब घिनौना काम उस हॉस्टल की ट्रस्टी विनोद कपाड़िया करवा रहा है। एक गर्ल्स हॉस्टल में ऐसी घिनौना काम हो रहा है और कोई पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताता? क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है विनोद कपाड़िया के खिलाफ, इसलिए वो ऐसे घिनौना काम करके आजाद घूम रहा है और लड़कियों का शोषण कर रहा है। आकाश, अगर ऐसी बात है तो हमें उस विनोद कपाड़िया की असली चेहरा सबके सामने लाना पड़ेगा। उसे पुलिस के हवाले करके सजा दिलाना पड़ेगा ताकि वो ऐसी हरकत किसी और लड़की के साथ कभी ना कर पाए। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन कैसे और क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? उसके बाद रागिनी आकाश को उसकी प्लान के बारे में बताती है। नहीं रागिनी, मैं तुम्हें ये सब करने का इजाजत नहीं दे सकता। इसमें तुम्हारी जान को बहुत खतरा हो सकती है। मुझे कुछ नहीं होगा आकाश, एक यही आखिरी रास्ता है हमारे पास उस हॉस्टल में घुसने का। जरा सोचो, अगर हमारी प्लान कामयाब हुई तो बहुत सारे लड़कियों की जान बच जाएगी और उस विनोद को उसकी कर्मों की सजा भी मिल जाएगी। और तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रखूंगी और तुम्हें हर बात का खबर भी देती रहूंगी, और उसके साथ साथ उस विनोद के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करूंगी। प्लीज मेरा विश्वास करो और मुझे जाने दो आकाश। ना चाहते हुए भी तुम्हें इजाजत देना पड़ रहा है रागिनी। अपना ख्याल रखना और मुझे हर एक पल का खबर देती रहना। उसके बाद रागिनी आरजी गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए जाती है। हॉस्टल की इंचार्ज पल्लवी जी उसे उसकी कमरा दिखाते हैं। वो पहले दिन से ही हॉस्टल की ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। विनोद कपाड़िया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है और हॉस्टल की सारी खबर आकाश को बताती है। एक दिन विनोद कपाड़िया को हॉस्टल की इंचार्ज पल्लवी जी से बात करते हुए रागिनी सुन लेती है। देखो, कल एक लड़की की इंतजाम हो जानी चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं सर? सब कुछ रेडी है, सब आपके हिसाब से हो जाएगा। और ऐसे भी वो लड़की दामिनी आपकी प्यार में लट्टू है, वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। फिर भी एक बात का याद रखना, जैसे किसी को इस बात के बारे में कुछ भी पता ना चले कि इसमें मेरा हाथ है। मुझे मेरे रेपुटेशन बहुत प्यारा है। आप चिंता मत कीजिए सर, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। उसके बाद विनोद वहाँ से चला जाता है। विनोद को आता हुआ देखकर रागिनी छुप जाती है। इसका मतलब हॉस्टल में लड़कियों के साथ जो भी गलत काम हो रहे हैं उसके पीछे पल्लवी मैडम का भी हाथ है। मुझे इसके बारे में आकाश को बताना होगा। रागिनी तुरंत अपनी रूम में जाकर आकाश को फोन करती है। आकाश, आज ही हॉस्टल में लड़कियों के साथ जो भी गलत काम हो रहे हैं उसके पीछे विनोद कपाड़िया के साथ साथ इस हॉस्टल की इंचार्ज पल्लवी मैडम का भी हाथ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रागिनी? हाँ आकाश, मैं सच कह रही हूँ। कल वो लोग इस हॉस्टल में फिर से किसी दामिनी नाम की लड़की के साथ कुछ गलत काम करने वाले हैं। हमें उसको बचाना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह से ही उस हॉस्टल के बाहर नजर रखूंगा। हमें किसी भी हालत में उस लड़की की जान बचाना होगा और विनोद कपाड़िया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा और उसे हवालात के अंदर करना होगा। लेकिन रागिनी, तुम अपना ख्याल रखना, जैसे किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक ना हो। हाँ आकाश, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब तक तो किसी को मुझ पर शक ही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं अब रखती हूँ, बाय। उसके अगले दिन रागिनी पल्लवी जी के ऊपर नजर रखती है और उधर आकाश भी हॉस्टल की कुछ ही दूरी पर नजर रखकर खड़ा होता है। रात होने पर विनोद कपाड़िया 2 आदमी के साथ हॉस्टल में पहुंचता है। पल्लवी उनसे कुछ बात करती है। तब रागिनी अपनी फोन से उनकी वीडियो शूट करती है। पल्लवी उनसे बात करने के बाद उनको एक कमरे के और लेकर जाती है। वो कमरा दामिनी का था। रागिनी चुपके से उनके पीछे जाती है। विनोद, तुम यहाँ? और तुम्हारे साथ ये दोनों कौन है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम यहाँ अकेले आओगे। हाँ डार्लिंग, मैं तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ अकेला आऊंगा, लेकिन मैं बीच में थोड़ा प्लान चेंज कर दिया। प्लान? कैसा प्लान? ओह कॉमन डार्लिंग, इतना भी नादान मत बनो। ये दोनों तुम्हारे ब्लू फिल्म बनाने आए हैं। क्या?
ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करता हूँ, इसलिए तो तुम्हारी ब्लू फिल्म बनाना चाहता हूँ और करोड़ों कमाना चाहता हूँ। तुम थोड़ा हमें कोऑपरेट करो और तुम भी लाखों कमाओगी। तुमसे प्यार करना, तुम पर भरोसा करना, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विनोद। तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? पहले अपने आप को तो छुड़वा के देखो। उसके बाद एक आदमी दामिनी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और दूसरे आदमी उनके वीडियो शूट करता है और विनोद कपाड़िया इस सब देखकर हंस रहा था। इस सब देखकर रागिनी डर के मारे आकाश को फोन करती है। आकाश, तुम जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ आ जाओ। दामिनी की जान खतरे में है। मैंने विनोद कपाड़िया और पल्लवी दोनों के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। तुम बस जल्दी से पुलिस को लेकर यहाँ आ जाओ। तब रागिनी की सारी बात पल्लवी सुन लेती है। वाह रागिनी वाह, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। अब चलो अंदर विनोद सर के पास चलो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। पल्लवी रागिनी को विनोद के पास लेती है। सर, ये लड़की एक न्यूज रिपोर्टर है। वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ इसी हॉस्टल में रह रही है, आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। ये बात सुनकर विनोद गुस्सा हो जाता है और रागिनी की फोन छीनकर वो कॉल लिस्ट देखता है और आकाश को कॉल लगाता है। हेलो रागिनी, तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस को फोन कर दिया है और मैं भी अभी वहाँ पहुँच जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। तुम जो कोई भी हो, अभी और इसी वक्त जल्दी से हॉस्टल में आ जाओ, वरना तुम्हारा रागिनी जिंदा नहीं बचेगी। और एक बात याद रहे, पुलिस यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए, वरना मैं अभी इस लड़के को गोली मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम रागिनी को कुछ मत करना, मैं पुलिस को किसी बहाने से मना कर दूंगा। मैं अभी अकेला वहाँ पहुँचता हूँ। कुछ समय के बाद आकाश वहाँ पहुँचता है। रागिनी, तुम्हारे पास जो सबूत है वो तुम सर को दे दो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे पास सबूत है, मैंने अपनी कानों से सुना है तुम्हें इस लड़के के साथ बात करते हुए। सर, ये हमसे झूठ बोल रही है, उसके पास सबूत है। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर तुम मुझे बार बार क्यों वही सवाल पूछ रही हो? ये लड़की, तेरे पास जो कुछ भी सबूत है हमारे खिलाफ, तू ये हमें दे दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या करोगे तुम? मार डालोगे मुझे? तो मार दो ना। मैं तुम लोगों को कितनी बार कहूँ कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर सबूत होता भी तो मैं तुम लोगों को कभी नहीं देती। सर, ये लड़की आपके सामने जवान चला रही है, उसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं, तुम लोग रागिनी को कुछ मत करो, मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। उसे कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। पहले वो सबूत दिखाओ। इस मोबाइल पर तुम्हारे खिलाफ सारी सबूत है, ये लो और रागिनी को छोड़ दो। आकाश, तुम क्या कर रहे हो? इन लोगों को ये सबूत मत दो। इन जालिमों ने ना जाने कितने मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किया है, उनको मौत की नींद सुला दिया है। इन लोगों को पुलिस के हवाले करने में, उन्हें सजा दिलाने में ये सबूत काफी है। तुम मेरी फिक्र मत करो। ये लोग अगर मुझे मार भी देंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं। नहीं रागिनी, ऐसे मत कहो, मुझे तुम्हारी जान बहुत प्यारी है। अरे, ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, उनको अलग करना ठीक नहीं होगा। सबूत लेकर जाने देते हैं उनको। जाओ तुम दोनों। उसके बाद आकाश उसका फोन विनोद को दे देता है। रुक जाओ, मैंने तो एक बात बोलना ही भूल गया। अगर तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस गए तो फिर से मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाओगे। तुम दोनों को ऐसे ही जाने में नहीं दूंगा। विनोद, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हें सबूत मिलने के बाद तुम हमें छोड़ दोगे। मैंने तुम्हें कहा था आकाश, इस शैतान को सबूत मत दो, एक कमीना अपना कमीनापन जरूर दिखाएगा। तुमने मेरी कमीनापन कहाँ देखा है लड़की? आज तुम्हें पता चलेगा कि ये विनोद क्या चीज है। सुनो पल्लवी, तुम अब दामिनी को यहाँ से ले जाओ। आज दामिनी का नहीं, इस लड़की की ब्लू फिल्म बनेगा। उसका बलात्कार होगा, वो भी उसकी प्रेमी आकाश के आंखों के सामने, ताकि वो दोनों फिर से कभी हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का हिम्मत ना कर पाए। नहीं, ऐसा मत करो। तुम चाहे मुझे मार दो, लेकिन रागिनी को छोड़ दो, उसके साथ कुछ भी गलत मत करो। विनोद आकाश का बात नहीं सुनता है, उसे एक रस्सी में बांध देता है
और उसके आंखों के सामने रागिनी को वो लोग छेड़छाड़ करने लगते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हमें जाने दो, जाने दो हमें। आकाश, आकाश, आंखें खोलो आकाश, आकाश। वो लोग मेरी इज्जत लूटने के बाद मुझे और आकाश को गोली मार दिए। मेरी आकाश मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया। उसके कुछ समय के बाद मैं भी अपना दम तोड़ दी। विनोद कपाड़िया और उसके आदमियों ने तुम्हारे और आकाश के साथ बहुत गलत किया। उनको तो सजा मिलना चाहिए। सजा तो उन्हें मिल चुका है रूपाली। पल्लवी और वो 2 आदमियों को तो मैं पहले से ही मार चुकी हूँ। आज सिर्फ विनोद बाकी है। मैं चाहती तो उसे भी कब का मार चुकी होती, लेकिन ऐसे करने से वो एक एक्सीडेंट लगता। मैं उसकी गुनाह को लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, ताकि सबको ये पता चले कि विनोद कितना नीच और घटिया इंसान है। उसके बाद मैं उसे मार डालूंगी। रागिनी, इस काम में मैं तुम्हारी साथ देना चाहती हूँ। हम दोनों मिलकर विनोद को उसके किए की सजा देंगे। नहीं रूपाली, नहीं, ये मेरा प्रतिशोध है। मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जान को कोई खतरा हो। मुझे कुछ नहीं होगा रागिनी, तुम जो मेरे साथ हो, मेरे दोस्त। मैं मानती हूँ कि तुम अब मर चुकी हो, तुम एक आत्मा हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती बहुत अनमोल है और मैं इस दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भगवान से भी लड़ सकती हूँ। तो फिर वो विनोद क्या चीज है? और ऐसे भी इस काम में इंस्पेक्टर तुषार भी हमारे साथ देंगे। वो इस हॉस्टल में जितने भी खून हुए हैं उनका इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा। हम इंस्पेक्टर तुषार का मदद लेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि वो हमारा साथ जरूर देंगे। अब तुम बताओ कि हमें आगे क्या करना होगा। थैंक यू रूपाली, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। उसके बाद रागिनी रूपाली को उसकी प्लान के बारे में बताती है। प्लान के हिसाब से रूपाली पहले पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर तुषार को सारी बात बताती है। पहले तो इंस्पेक्टर तुषार रूपाली की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। सर, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। आज तक आरजी गर्ल्स हॉस्टल में जितने भी खून हुए हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, उसके पीछे विनोद कपाड़िया का ही हाथ है। आज से ठीक 1 साल पहले उसने 2 न्यूज रिपोर्टर्स को भी मार डाला था, क्योंकि उन दोनों ने विनोद कपाड़िया के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। ये सब तुम कैसे जानती हो? और वो 2 रिपोर्टर कौन थे? वो दोनों रागिनी माथुर और आकाश ओबरे थे, और मुझे ये सारी बात खुद रागिनी के आत्मा ने कहा। व्हाट रबिश, तुम ये क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ सर, मैं जो कह रही हूँ वो आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात सच है। मेरे पास अभी सबूत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपको सबूत दे दूंगी सर। आज ही आपको विनोद कपाड़िया के खिलाफ सबूत मिल जाएंगे सर। आज ही आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगा। इसलिए मुझे पुलिस की मदद चाहिए। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ सर। कैसी मदद? उसके बाद रूपाली इंस्पेक्टर तुषार को अपनी प्लान बताती है। तुम चिंता मत करो रूपाली, पुलिस तुम्हारे साथ है। मैं और गौतम सही समय पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। उसके बाद रूपाली वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में विनोद को फोन करती है। हेलो, कौन? विनोद कपाड़िया, तुमने क्या समझा कि तुम आकाश और रागिनी को मार के इस तरह चुपचाप बैठ जाओगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? आज के दिन, आज के ठीक 1 साल पहले तुमने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा था। क्या तुम इस बात को भूल गए? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ तुम इसकी चिंता छोड़ो, अपनी जान की चिंता करो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सारी सबूत है कि किस तरह तुमने अपनी हॉस्टल में लड़कियों का शोषण करते हो, उनका ब्लू फिल्म बनाते हो, और आकाश और रागिनी को तुमने किस तरह मर्डर किया। वो सारे सबूत मेरे पास है। हे लड़की, कौन हो तुम? तुम जो कोई भी हो, तुम मुझे नहीं जानते। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ? तुम कर भी क्या सकते हो विनोद? मुझे मारने के अलावा। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर सकते,
क्योंकि तुम्हारे इस खिलाफ मेरे पास सारी सबूत है और इस सबूत के आधार पर तुम्हें फांसी तो जरूर होगी। और हाँ, अगर तुम फांसी से बचना चाहते हो तो तुम मुझे आकर तुम्हारी हॉस्टल के पीछे जो जंगल है वहां आकर मिलो, ठीक रात की 9 बजे। मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और एक बात का याद रखना विनोद, तुम वहां अकेले आओगे, वरना मैं ये सारी सबूत पुलिस को दे दूंगी। हाँ, मैं अकेला आऊंगा। एक बार वो सबूत मेरे हाथ लग जाए तो फिर तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। रात को ठीक 9 बजे विनोद उस जंगल पर पहुंचता है। वहां पर पहले से ही रूपाली विनोद का इंतजार कर रही थी। आओ विनोद आओ, मैंने ही तुमको फोन किया था। मुझे वो सारे सबूत दे सबूत दे दूं? कैसा सबूत? मेरे पास तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं तो तुम्हें यहाँ रागिनी के कहने पर बुलाया था। ये लड़की, तुम कौन हो और रागिनी के बारे में कैसे जानती हो? तुम कैसे जानती हो कि रागिनी और आकाश को मैंने मारा है? मैंने तो उस दिन मेरे खिलाफ सारे सबूत मिटा दिया था। सबूत मिटाने से सच्चाई तो छुप नहीं सकती ना विनोद। तुमने ना जाने कितने मासूम लड़कियों का शोषण किया, उनका मर्डर किया। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें सजा खुद रागिनी देगी। हा हा हा, रागिनी सजा देगी जो मर चुकी है? पागल लड़की, जिस तरह मैंने रागिनी और आकाश को मारा है उस तरह आज मैं तुझे मारूंगा और इस जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे कहकर विनोद रूपाली को बंदूक दिखाता है। तब जोरों से हवा बहने लगती है। ये अचानक से तेज हवा कैसे बह रही है? इतना कहते ही रागिनी की आत्मा विनोद के सामने आ जाती है। रागिनी, तुम यहाँ? तुम तो मर चुकी थी ना? तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारा था, तुम जिंदा कैसे हुई? मैं मर चुकी हूँ विनोद, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी किए की सजा नहीं दे देती तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें माफ कर दूं? तुम्हें छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं तुम्हें विनोद? तुमने मुझे और आकाश को छोड़ा था। तुम्हारे सामने हमने कितना गिड़गिड़ाया था, तुमने हमें बख्शा था? नहीं विनोद नहीं, तुमने मेरे साथ साथ कितने सारे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किए हैं, उन्हें मौत की नींद सुलाए हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना कहकर रागिनी अपनी शक्ति से विनोद को हवा में उछाल के ऊपर नीचे करती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसके बाद रागिनी अपनी आंखों की रोशनी से विनोद को जला देती है। विनोद वहां पर जलकर राख बन जाता है। इस सारे घटना तुषार अपनी मोबाइल पर शूट कर देता है। रूपाली, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं विनोद जैसे शैतान को मार पाई और मेरी बदला पूरा हो पाया। रागिनी, तुम ये चाहती थी ना विनोद के खिलाफ सबको पता चले? इस मोबाइल पर आज की घटना का पूरा सबूत है। इस सबूत के माध्यम से सबको पता चल जाएगा कि विनोद कितना नीच और घटिया इंसान था। थैंक यू इंस्पेक्टर तुषार। रूपाली, अब मेरी जाने का समय हो गया है, अपना ख्याल रखना। मुझे छोड़कर मत जाओ ना रागिनी, प्लीज यहाँ रुक जाओ। ये मुमकिन नहीं है रूपाली, मुझे अपने आकाश के पास जाना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में। अब मुझे जाने दो, अपना ख्याल रखना रूपाली। इतना कहकर रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। कौन आया होगा अभी? हाँ, मैं आ रही हूँ, जरा रुको। कौन हो तुम? मैडम, आपका कोरियर आया है, यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। राधिका, राधिका बेटा, तुम्हारी नाम की कोरियर आया है। आई माँ। ए लो तुम्हारी कोरियर। मेरी नाम की कोरियर आया है? किसने भेजा है माँ? इसे खोल के तो देख, तब पता चलेगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रहे हो।
उसके बाद राधिका कोरियर खोलकर उसे पढ़ती है। माँ, मुझे जॉब मिल गई है क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। कंग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू माँ। राधिका, तुझे ये जॉब टीवी से मिला है? नहीं माँ, मुझे ये जॉब क्लब मूनलाइट से मिला है। ये तो कोई होटल का नाम लगता है ना बेटा? हाँ माँ। राधिका, अब तुम होटल में गाने वाली हो? माँ, होटल मूनलाइट कोई छोटा मोटा होटल नहीं है, बहुत बड़ा और अच्छा होटल है। उनका एक क्लब है जो नाइट में ओपन रहता है, इसलिए उनको नाइट क्लब भी कहा जाता है। वहाँ पर मुझे जॉब मिली है माँ। लेकिन बेटा, तेरा क्लब में इस तरह गाना गाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जॉब तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तू कहीं और जगह पे जॉब के लिए ट्राई कर। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? आपको पता है आजकल सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट होटल और क्लब में भी अपना प्रोग्राम करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ऐसे भी वहाँ बहुत बड़े बड़े और अच्छे घराने के लोग आते हैं प्रोग्राम देखने के लिए। ये सब तो ठीक है राधिका, लेकिन मुझे वो क्लब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर आज तेरी पापा जिंदा होते तब भी वो वही कहते जो मैं कह रही हूँ। वो तुझे क्लब में काम करने की कभी इजाजत नहीं देते बेटा। माँ, बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात जरूरत की है। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है माँ। पापा की मौत के बाद आप कितने मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किए हैं। आप भी जानते हो माँ कि मुझे ये जॉब की कितनी जरूरत है। मैं आपको वादा करती हूँ माँ, जब कोई अच्छा सा जॉब मुझे मिल जाएगा तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। तब देव वहाँ पर पहुँचता है। नमस्ते आंटी, ऐसे आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? जीते रहो बेटा। राधिका, अब तो देव भी यहाँ है, उसका भी राय ले ले। क्या बात है आंटी? होटल मूनलाइट से राधिका के लिए अपॉइंटमेंट आया है। आज ये सिंगर राधिका को उनकी नाइट क्लब में गाना गाना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे भी राधिका यही जॉब करना चाहती थी, क्यों राधिका? हाँ देव, तुम सच कह रहे हो। आज रात 8 बजे मेरी होटल के ओनर के साथ मीटिंग है जॉब को लेकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन राधिका। सुनो, आज मैं 2 दिन के लिए नागपुर जा रहा हूँ। नागपुर? क्यों जा रहे हो? अरे, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ। वहाँ एक ब्रिज का काम चल रहा है, लेकिन वहाँ ब्रिज में दरार पड़ने का खबर मिला है, इसलिए जाना पड़ेगा। अब तो क्या हालत बन गई हमारे देश की। ब्रिज, सड़क, डैम, इमारत, हॉस्पिटल सब बनते बनते गिर जाती है। खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम्हें जॉब के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट। अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। अब मैं आता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना देव। उसके बाद देव नागपुर के लिए निकल पड़ता है। शाम होने पर राधिका ठीक 8 बजे होटल की ओनर राजीव माथुर से मिलती है। राजीव जी राधिका की सारे डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। सर, मैंने भारतीय संगीत विद्यालय से म्यूजिक की पीएचडी की है और मैंने पॉप म्यूजिक भी सीखा है सर। तुम्हारी सर्टिफिकेट भी तुम्हारे बारे में सब कुछ बता रहा है राधिका। तुम एक खूबसूरत पर्सनालिटी की मालिक हो। देखो राधिका, अब तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सर्टिफिकेट सब देख लिया। अब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। ठीक है सर। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इसी जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले गले। वाह, बहुत मीठी आवाज है तुम्हारी राधिका। मुझे बहुत पसंद आया। देखो राधिका, तुम्हारे पहले यहाँ जो सिंगर थी, मैंने उसे 40,000 महीने देता था, लेकिन तुम्हारी पर्सनालिटी और आवाज को देखकर मैंने तुम्हें महीने 50,000 देने का फैसला किया है। आगे तुम्हारी मर्जी। इसमें मैं क्या कहूँ सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी।
थैंक यू मुझे ये जॉब देने के लिए। इसे सर, मैं कब से जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ? कल से ही तुम जॉब ज्वाइन कर सकती हो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। उसके बाद राधिका घर चली आती है। माँ, मेरी जॉब पक्की हो गई है। होटल के ओनर राजीव सर को मेरी आवाज़ बहुत पसंद आया है। उन्होंने मुझे महीने में 50,000 देने की तय किए हैं माँ, और कल से मैं उनकी नाइट क्लब में गाना गा सकती हूँ माँ। क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है राधिका, तुझे जॉब मिल गई, तू खुश है तो मैं खुश कैसे नहीं रहूंगी? तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है बेटा। बस मुझे तेरी चिंता हो रही है। एक तो तुझे क्लब में जॉब मिला है और ऊपर से नाइट शिफ्ट। इस बात को सोच सोच कर थोड़ा परेशान लग रहा है बेटा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ माँ। आप ज़्यादा टेंशन मत होइए। अब चलिए, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाइए। उठिए माँ। उसके बाद राधिका की माँ सो जाती है। तब देव का कॉल आता है। हेलो देव, तुम नागपुर ठीक से पहुँच गए ना? हाँ, मैं पहुंच गया। तुम बताओ, तुम्हारे होटल की ओनर मिस्टर राजीव के साथ मीटिंग कैसा रहा? मीटिंग तो बहुत अच्छी रही देव। उन्होंने मुझे महीने 50,000 देने का तय किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अच्छी सैलरी के साथ साथ तुम्हारी पसंदीदा जॉब भी मिल गया। अब तो तुम बहुत खुश हो ना? खुश तो मैं बहुत हूँ देव, लेकिन माँ खुश नहीं है। उन्हें मेरी क्लब में देर रात तक काम करना पसंद नहीं है। माँ की उदासी को देखकर मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं ये जॉब छोड़ नहीं सकती देव, इस जॉब की मुझे बहुत जरूरत है। तुम चिंता मत करो, मैं जब नागपुर से लौटूंगा तब मैं आंटी को समझाने का कोशिश जरूर करूंगा। अब रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। और हाँ, कल के लिए तुम्हें फिर से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू देव, बाय। उसके अगले दिन राधिका होटल मूनलाइट की नाइट क्लब में पहुंचती है। वो वहाँ पर मेकअप रूम में मेकअप हो रही थी। तब उसने किसी परछाई को उसकी पीछे जाते हुए महसूस किया। कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, तुमने यहाँ किसी को मेकअप रूम से जाते हुए देखा? नहीं तो मैडम, मैं तो यहाँ कितनी देर से खड़ा हूँ। मैं मेकअप रूम में किसी को बाहर आते हुए नहीं देखा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। शायद ये मेरी वहम होगा। उसके बाद राधिका गाना गाने क्लब की स्टेज पर जाती है। वो गाना गाना स्टार्ट करती है। बाहों में चलो, बाहों में चलो, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिला, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चलो, हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। जब वो गाना गाती है तब उसकी आवाज इको होती है, मानो जैसे कोई और भी उसके साथ गा रहा हो। क्लब में मौजूद सभी ऑडियंस राधिका की आवाज को पसंद करके तालियां मारने लगते हैं। एक्सक्यूज मी, जब मैं वहाँ गा रही थी तब आपने आपके मिक्सचर से मेरी आवाज को इको क्यों किया? अरे नहीं मैडम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ही ऐसा गा रही थी। आप दो दो आवाज के साथ कैसे गा लेती हो? इट इज रियली वंडरफुल। बेस्ट ऑफ लक मैडम। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दो दो आवाजों में कभी गाना गाना सीखा ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है? प्रोग्राम खत्म होने के बाद राधिका घर आकर सो जाती है। उसकी अगले दिन उसकी माँ उसे उठाती है। राधिका बेटा, ये देख, अखबार में तेरी तस्वीर छपी है। उसमें ये लिखा है कि तू दो दो आवाजों में गाना गाती है। लोगों को तेरी गाना बहुत पसंद आई। देख, मुझे एक बात समझ में नहीं आई बेटा, कि तू एक ही समय पर दो दो आवाज करके कैसे गा पाई? माँ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि ये कैसे हुआ।
लोगों को लग रहा था कि ये मैं गा रही हूँ, इसलिए वो लोग मेरी आवाज सुनकर तालियां बजा रहे थे। लेकिन मैं हैरान थी कि ये कैसे हो रहा है। वो दूसरी आवाज मेरी नहीं थी माँ, मेरे साथ वहाँ कोई और भी गाना गा रहा था। तुमने देखा था उसको गाना गाते हुए? नहीं माँ, मैंने वहाँ पर किसी को मेरे साथ गाना गाते हुए नहीं देखा, मैं अकेली गा रही थी। ये कैसे हो सकता है राधिका? तू कह रही है कि वहाँ तेरे अलावा और कोई नहीं था गाना गाने के लिए, तो फिर दो दो आवाजें कहाँ से आ रही थी बेटा? पता नहीं माँ, हो सकता है उस म्यूजिक रूम से कोई लड़की गाना गा रही हो और मेरी नजर उस पर पड़ी ना हो, और वहाँ मौजूद लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि मैं दो दो आवाजों से गाना गा रही हूँ। कुछ पता नहीं माँ, एक तो वहाँ पर लाइट इतनी डिम होती है और मेरा पहला दिन भी था। खैर छोड़ो माँ, जो भी हो, मेरा पहला दिन बहुत अच्छा सा गया। लोगों को मेरी आवाज बहुत अच्छी लगी माँ। आई एम सो हैप्पी माँ। मेरी बच्ची ऐसे ही हमेशा खुश रहा कर। शाम होने पर राधिका आज भी गाना गाने के लिए होटल मूनलाइट जाती है। राधिका, ये तुम्हारे लिए। ये सब क्यों सर? तुम्हें पता नहीं क्या हंगामा हो गया? तुम तो एक ही रात में स्टार बन गई राधिका। सबकी जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम है। इतनी पब्लिसिटी मिली है तुम्हारी प्रोग्राम को कि आज सुबह से सारी टेबल बुक हो गए। तुमने तो कमाल ही कर दिया राधिका। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ऐसे राधिका देखा जाए तो इस तारीफ की थोड़ी सी हकदार मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी गाना सुना और तुम्हें सिलेक्ट कर दिया। अब मैं फक्र से कह सकता हूँ कि राधिका मेरी खोज है। अब तो अखबार वाले तुम्हारे साथ साथ मेरा भी इंटरव्यू लेंगे, इसलिए तुम्हें मेरी दावत कबूलना ही पड़ेगा। दावत? कैसी दावत? अरे तुम तो हैरान हो गए। दावत मतलब जरा बैठेंगे, खाना वाना साथ में खाएंगे, गपशप करेंगे और जानेंगे तुम्हारे बारे में। तुम बड़ी कमाल की आर्टिस्ट हो। अब तुम्हारे लिए मेरे दिमाग में बहुत बड़ी स्कीम है। मैं कुछ समझी नहीं सर। समझने की जरूरत अभी नहीं है राधिका, तुम देखना मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचाऊंगा। सर, मेरी प्रोग्राम का समय हो रहा है और मुझे रेडी भी होना है। हाँ, तुम जाओ, हम बाद में कभी बात करेंगे। पता नहीं वो कौन है जिसकी वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। तब अचानक से एसी ऑन हो जाती है। एसी तो अभी बंद था, ये अचानक से चालू कैसे हो गया? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तब फिर से राधिका को लगा कि कोई उस कमरे में है। कौन है? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई तो है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद राधिका गाना गाने क्लब की स्टेज में जाती है। आज भी उससे दो दो आवाजों में गाना गाता हुआ सुनाई देती है। वहाँ पे मौजूद सबने तालियों से राधिका की तारीफ कर रहे थे, लेकिन राधिका हैरान और चुप थी। राधिका अपनी प्रोग्राम खत्म करके जब होटल से बाहर आ रही थी, तब उसने फिर से एक परछाई को देखती है। वो परछाई अब उसकी पीछा करने लगती है। राधिका डर के मारे एक टैक्सी में बैठकर देव के घर जाती है। देव, दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे राधिका, तुम इस वक्त अंदर आओ। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? थैंक्स गॉड देव कि तुम नागपुर से वापस आ गए। मैं तो रास्ते भर ये सोच रही थी कि तुम नागपुर से वापस आए होंगे या नहीं, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मैं तो आज शाम को वापस आ गया था। ऐसे तुम्हें तुम्हारी कल की कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। मेनी कंग्रेचुलेशंस। तुमने तो स्टेज में धमाल मचा दिया है। तुम्हारी प्रोग्राम सारी अखबारों की हेडलाइन बन चुकी है। अरे काय की कंग्रेचुलेशन, तुम बेकार में मेरी तारीफ कर रहे हो। राधिका, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? एक काम करो, तुम यहाँ आराम से बैठो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देव कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। मेरी बात सुनने के बाद तुम मेरी विश्वास करोगे या फिर नहीं? तुम पहले बताओ तो सही, बात क्या है? आज तो मैं अखबार में तुम्हारी तस्वीर देखकर बहुत खुश था। मुझे ये लग रहा था कि तुम भी खुश होगी, लेकिन तुम तो परेशान हो। बताओ राधिका, बात क्या है? देव, जिस वजह से लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं वही मेरी परेशानी का कारण बन चुकी है। लेकिन इसमें परेशानी क्या है? लोग मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि मैं एक साथ दो दो आवाजों में गाना गाती हूँ। हाँ राधिका, सारी अखबारों में यही खबर आई है। तुमने दो दो आवाज में गाना गाना कब सीखा?
मुझे तो इस बारे में बता ही नहीं। इस बात पर तो मैं हैरान हूँ। मैं एक साथ दो दो आवाजों में गाना नहीं गाती देव, इसमें सिर्फ एक आवाज मेरी है। क्या? तो फिर दूसरी आवाज किसकी है? मुझे ये सब नहीं पता देव। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे साथ स्टेज में कोई और भी गाना गाता है, लेकिन वो मुझे कभी दिखाई नहीं देता। ओह कम ऑन राधिका, मजाक करना बंद करो। ये मजाक नहीं है देव, मेरी बातों का विश्वास करो। कल तक तो मुझे सिर्फ आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आज तो मैंने साफ साफ महसूस किया कि मेरे साथ स्टेज पर कोई है। मैंने एक परछाई भी देखी जो होटल में मेरा पीछा कर रहा था। वो परछाई किसका था? वो कौन है? पता नहीं देव, वो एक साया सा है। अरे यार, वो एक नाइट क्लब है। इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पर, और तुम्हारे साथ स्टेज पर म्यूजिक बजाने वाले लोग भी होंगे। जो तुम महसूस करती हो वो सब भी वही महसूस करते होंगे। यही तो सबसे बड़ी परेशानी के कारण है देव। जो मैं महसूस करती हूँ वो सब महसूस नहीं कर पाते हैं। मैं पूछा था कुछ लोगों को, सब कहते हैं कि ये मैं ही कर रही हूँ। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग की बात है। तुम्हारी बात मानने के मुझे कोई वजह नजर नहीं आती। अब इस वजह को कैसे साबित करूँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है देव। देखो राधिका, मेरा ख्याल है उस नाइट क्लब की लाइटनिंग वो माहौल हो सकता है। लाइट और शेड में ऑडियंस के बीच तुम दो दो आवाज में तो गाना गा दिया, लेकिन तुम अपनी सामर्थ्य पर बिल्कुल अनजान हो। ऐसा कैसे हो सकता है देव? मेरे लिए ये बात साबित करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, और कोई मेरी बातों को समझ ही नहीं रहा है। कितनी अरमानों के साथ मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं ये जॉब छोड़ देती हूँ। अरे राधिका, ऐसा मत करना, ये तो बहुत बेवकूफी होगी। तो फिर मैं क्या करूँ? एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ कल नाइट क्लब में जाऊंगा। देखो तो सही, जो तुम्हें नजर आता है वो दूसरों को नजर क्यों नहीं आता। हाँ, यही ठीक रहेगा। काफी रात हो गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आंटी परेशान हो रही होंगी। हाँ देव, चलो, बहुत लेट हो गया है। रात की 3 बज रहे हैं और अभी तक राधिका घर नहीं लौटी। उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है। बाहर जाकर देखना पड़ेगा मुझे। तब देव और राधिका वहाँ पर पहुँचते हैं। देव, राधिका तुम्हारे साथ? मैं तो परेशान हो गई थी। इतनी रात हो गई है और राधिका घर नहीं पहुँची। आंटी, राधिका क्लब से घबराई हुई मेरे घर आई थी। क्या हुआ राधिका? बोल बेटा। माँ, फिर से वही सब हुआ, और आज तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू में खड़ा होकर कोई गाना गा रहा हो। पता नहीं लोगों ने ये महसूस किया कि नहीं जो मैंने महसूस किया। और तो और मैंने वहां पर एक परछाई को भी देखा जो मेरा पीछा कर रहा था। मैं कितनी डर गई थी माँ, इसलिए मैं देव की घर चली आई उसे बताने के लिए। बेटा देव, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं आंटी, ये सब कुछ नहीं है। ये सब राधिका की भ्रम है। ये मेरा वहम है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कह रहे हो कि ये मेरा वहम है? राधिका, अब तो ये तय हो गया है कि कल मैं तुम्हारे साथ क्लब जा रहा हूँ। वहाँ जाकर सच्चाई का पता लग सकता है। ओके? उसके अगले दिन देव राधिका के साथ होटल मून लाइट जाता है। राधिका स्टेज पर जब गा रही थी तब दो दो आवाजों में लोगों को गाना सुनाई देती थी। देव वहाँ राधिका की कुछ तस्वीर खींचता है। राधिका, तुमने तो सच में बहुत अच्छी तरह से गाना गाती हो। देव, आज फिर से मैंने वो परछाई देखी। वो मेरे पास खड़ी थी। तुम भी उसे देखा ना? नहीं राधिका, मैंने तो किसी को तुम्हारे पास गाना गाते हुए नहीं देखा है। स्टेज पर सिर्फ तुम ही गाना गा रही थी। मैंने सिर्फ तुम्हें ही देखा है। देव, ये कैसे हो सकता है? तुमने सच में कुछ नहीं देखा? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए मैंने कुछ फोटो क्लिक किए हैं। चलो घर जाकर देखते हैं, काफी लेट हो गया है। घर पहुंचकर देव और राधिका टैबलेट में उठाई हुई फोटोज देखते हैं। वो फोटो देखकर हैरान हो जाते हैं। देखो देव, मैं इसी परछाई की बात कर रही थी। अब तो तुम्हें मेरी बातों का यकीन हो गया होगा ना? हाँ राधिका, तुम ठीक कह रही थी। जिसको मेरे आंखों ने देख नहीं पाया उसको मेरा कैमरा ने कैच कर लिया। राधिका, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा ये भ्रम नहीं है, हकीकत है। लेकिन एक जिसका भी साया है, वो कौन है? ये मैं नहीं जानती देव, लेकिन ये जो कोई भी है एक सिंगर है, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती है। मैं अब क्या करूं देव?
राधिका, ये सब देखकर मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि इंसान इंसान का मुकाबला कर सकता है, एक साया के साथ नहीं। हमें ये भी तो पता नहीं कि वो साया तुमसे क्या चाहती है, वो तुम्हें क्यों महसूस कराती है कि वो है। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए तुम ये जॉब छोड़ दो। तुम आज रेजिग्नेशन लेटर दे दो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं जानबूझकर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। उसके अगले दिन शाम को राधिका रेजिग्नेशन देने होटल मूनलाइट जाती है। राधिका, रुक जाओ। कौन है? कौन है यहाँ? कौन हो तुम? और मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों मेरा पीछे पड़े हो? क्यों परेशान करते रहते हो मुझे? सामने क्यों नहीं आते? प्लीज सामने आओ, मैं कहती हूँ, तुम सामने आ जाओ। कौन हो तुम? मैं संजना हूँ। मैं वही हूँ जिसकी आवाज तुम्हारी आवाज के साथ मिलती है तो लोग तालियां बजाते हैं। मैं वही हूँ जो तुम्हें हमेशा साया के रूप में नजर आती हो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तुमसे क्या चाहती हूँ ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस होटल के ओनर राजीव तुमसे क्या चाहता है। अरे क्या चाहता है वो मुझसे? मैं इस क्लब में सिर्फ गाना गाने के लिए रखी गई हूँ। मैं यहाँ गाना गाती हूँ और उसकी मुझे तनख्वाह मिलती है, बस। सिर्फ गाना नहीं राधिका, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। इस क्लब में जो कुछ भी होता है वो दुनिया की नजर में पट्टी बांधने की एक साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? मुझे इसमें कोई साजिश दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि साजिश तो मुझे तुम्हारी इन्हीं बर्तावों में दिखाई देती है। एक छलावे की तरह आती हो तुम, कभी दिखाई देती हो, कभी दिखाई नहीं देती। इसके पीछे क्या राज है, ये तो बताओ मुझे। इस राज का शिकार कुछ दिनों के बाद तुम भी हो जाओगी राधिका। कभी तुम्हारी तरह मैं भी इसी क्लब में गाना गाती थी। तुम यहाँ गाना गाना क्यों छोड़ दिया? राधिका, अब तुमने काम का सवाल पूछा है, यही बताने के लिए तो मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसी क्लब में गाना गाती थी। मेरी आवाज के पीछे लोग दीवाने थे। जब मैं गाती थी तो पूरी क्लब तालियों से गूंजता रहता था। राजीव सर, आप यहाँ? हाँ, बड़ी बेताबी से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम प्रोग्राम खत्म करके आओगी और मैं तुमसे मिल पाऊंगा। कुछ काम था क्या सर मुझसे? अरे, तुम इतनी अच्छी तरह से गाती हो कि पूरा शहर तुम्हारी आवाज का दीवाना बन चुका है। लोग तुम्हारी गाना सुनने के लिए सुबह से क्लब में आकर प्रोग्राम की इंतजार करते हैं। लोगों की जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम होता है, और आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इसलिए खुश होकर मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी सर? मुझे गाने की तनख्वाह तो मिलती है, तो फिर इतनी महंगी गिफ्ट लाने की वजह जान सकती हूँ क्या मैं? देखो संजना, कभी कभी हमारी क्लब में बड़े खास किस्म के मेहमान आते हैं। तुम्हें उनके सामने बस उनके लिए परफॉर्म करना होगा। लेकिन राजीव सर, आपकी ये खास मेहमान यहाँ क्लब में बैठकर भी तो मेरी गाना सुन सकते हैं। नहीं संजना, ये दरअसल इतने खास किस्म के लोग होते हैं कि ये लोगों के सामने वो नहीं आते हैं, और ये मेरे इज्जत के सवाल भी तो है ना। आखिर वो लोग कौन हैं जो आम आदमी के बीच आना नहीं चाहते? मुझे एक बार उन लोगों से मिलना पड़ेगा। संजना, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर, मुझे कब उन लोगों से मिलने जाना है? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है संजना। इस क्लब के ऊपर वाले कमरे में सब कुछ अरेंज किए हुए है। 1 घंटे के बाद तुम वहाँ आ जाना। सर, ये संजना है। मैंने उसे आप लोगों के बारे में सब कुछ बोल दिया है। संजना, ये सब शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन है। तुम्हें उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना होगा। तुम्हें उन्हें जितना खुश करोगी वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा खुश कराएंगे। क्या मतलब? मतलब कि तुम हमारा दिल बहलाओ और हम तुम्हारा। अरे, हमारे आगे एक अच्छा सा गीत गाओ जैसे हम सबका दिल बहल जाए। उसके बाद संजना उनके सामने गाना गाती है। उनके बीच रहकर उसे ये पता चलती है कि ये सब ड्रग्स माफिया है। वो अपने बिजनेस की थ्रू शहर की हर जगह ड्रग्स सप्लाई करते हैं। ये लोग तो ड्रग्स माफिया हैं। इन लोगों की वजह से ना जाने कितनी मासूमों को हर रोज मौत की सामना करना पड़ता है। कितनी मासूमों की जिंदगी बर्बाद होता है। ये सब नाम के बिजनेसमैन हैं। बिजनेस के नाम पर ये लोग ना जाने कितने गलत काम करते रहते हैं, और उनका साथ इस क्लब की ओनर राजीव भी दे रहा है।
मैं इन सबको पुलिस के हवाले जरूर करवाऊंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसे कहकर संजना पुलिस को फोन लगा रही थी। तब राजीव आकर उससे फोन छीन लेता है। संजना, संजना, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये सब मेरे खास मेहमान है, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। लेकिन तुम तो उनके खिलाफ सबूत ढूंढने लगी, पुलिस को फोन करने जा रही थी। हाँ, मैं पुलिस को फोन कर रही थी। तुम्हें क्या लगा था मैं इन जैसे गिरे हुए लोगों का दिल बहलाऊंगी? मैं तुम सबकी असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। तुम सबको सजा दिलवाऊंगी। ड्रग्स के कारोबार के साथ साथ ना जाने कितने गलत काम करते रहते हो तुम लोग। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, सबको हवालात के अंदर करवाऊंगी। तुम यहाँ से जिंदा वापस आओगी तब तो सबके सामने बता पाओगी। राजीव, ये लड़की हमारे लिए खतरा बन चुकी है, उसको अपने रास्ते से हटाना होगा। जो हमारा साथ देगा वो ही जिंदा रहेगा, वरना उसको मौत मिलेगी। इतना कहकर वो लोग संजना को गोली मार देते हैं। मुझे मारने के बाद उन जालिमों ने मेरी लाश को जंगल में दफना दिया। किसी को इस बात की पता भी नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ। तुम मर चुकी हो, कहीं तुम तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगी ना? नहीं राधिका, नहीं, तुम्हें मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। राधिका, अब तुम्हें मेरी जगह पर इस क्लब में गाना गाने के लिए नौकरी मिली है। जिस तरह मुझे राजीव ने फोर्स किया था उसकी खास मेहमानों के सामने परफॉर्म करने के लिए, उस तरह वो तुम्हें भी फोर्स करेगा। अगर तुम उसकी बात मान ली तो तुम उन जालिमों की हवस की शिकार बन जाओगी। नहीं संजना, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे मैं तो तुम्हारी डर की वजह से आज ये नौकरी छोड़ने के लिए रेजिग्नेशन देने आई थी। अब मैं समझी कि यहाँ क्या हो रहा है। अब उनका अगला निशाना मैं ही हूँ। राधिका, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज ये नौकरी मत छोड़ना। क्या संजना, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए, मैं भी उन जालिमों की शिकार बन जाऊं? नहीं राधिका, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी जरिए पूरी दुनिया के सामने राजीव और उसकी मेहमानों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। उस ड्रग्स माफिया को उनकी खेल की सजा दिलवाना चाहती हूँ, ताकि वो किसी मासूमों की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। संजना, अब मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जिस काम को तुम पूरा नहीं कर सकी, अब मैं उसे पूरा करूंगी। राधिका, ये बड़ा खतरनाक खेल है और वो लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो, उन लोगों ने मुझे मार दिया और किसी को यह भी पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ। लोग अब भी ये समझ रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़कर चली गई हूँ। संजना, मैं उनका मुकाबला करूंगी, क्योंकि इस खेल में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ देव भी है। बस राधिका, मैं यही सुनना चाहती थी। मेरी भटकती हुई आत्मा को उस दिन शांति मिलेगा जिस दिन उस पापियों को उनकी किए की सजा मिल पाएगा। तुम आगे बढ़ो राधिका, मैं तुम्हारी साथ हूँ। इतना कहकर संजना की आत्मा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधिका घर आकर देव को सारी बात बताती है। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? ये सच है देव, वो साया नहीं, एक आत्मा है, सिंगर संजना की आत्मा। राधिका, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रही है कि वो आत्मा तुमसे मिली और तुम्हें ये सब बताया। हाँ देव, ये सच है। संजना की आत्मा ने मुझे सब कुछ बताया, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब एक नौकरी नहीं छोड़ूंगी। राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो तुम कह रही हो वो तुम्हारा ख्वाब तो नहीं है जो तुम सच समझ रही हो। देव, क्या अभी तुम इसे मेरी बहन समझ रहे हो? अरे तुमने भी तो उसकी साया फोटोग्राफ में देखा था। ये सब तो ठीक है राधिका, लेकिन ये बात हकीकत से कोसों दूर है। कोई इसे सच नहीं मानेगा। देव, देव, यही संजना की आत्मा है। हाँ देव, मैं ही संजना की आत्मा हूँ। मैं कोई बहन नहीं हूँ, मैं सच में हूँ। मैं ही राधिका को मेरी सच्चाई बताई थी। देव, अब तो तुमको यकीन हो गया होगा ना कि मैं सच बोल रही थी। अब तो तुम मेरे साथ दोगे ना? हाँ राधिका, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उसके अगले दिन शाम को राधिका क्लब में गाना गाने जाती है।
प्रोग्राम खत्म होने के बाद होटल की ओनर राजीव उसे मिलता है। राधिका, सर, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? राधिका, अब मैं तुम्हें कितनी कामयाबी पर शुक्रिया अदा करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो तुम्हारा हर प्रोग्राम कामयाबी के शिखर छू रहा है। लोग तुम्हारी तारीफों की फूल बरसा रहे हैं। मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें ये बयान नहीं कर सकता। इसलिए खुश होकर मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। बस तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी कामयाबी की एक छोटा सा तोहफा है। सर, ये मेरे लिए है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ये तोहफा तो तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए छोटा सा है। तो क्या सर, आपको ये लगता है कि मैं इस तोहफे से ज्यादा पाने की हकदार हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तो मैं इस जैसे बहुत कीमती तोहफे और दौलत तुम्हारे कदमों में निछावर कर सकता हूँ। राजीव सर, आप सच बोल रहे हैं या ऐसे ही मुझे ख्वाब दिखा रहे हैं? नहीं राधिका, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। हमारी इस क्लब में बड़े बड़े लोग आते हैं मेरा मेहमान बनकर। अगर उन्हें तुम खुश कर दिया तो वो लोग तुम्हारी कदमों में बेशुमार दौलत न्यौछावर कर सकते हैं। ये क्या बात हुई राजीव सर? आपने तो अभी तक उन लोगों से मुझे मिलवाया ही नहीं है। राधिका, ये लोग बड़े खास किस्म के लोग होते हैं। वो लोग ऐसे किसी से नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए किसी खास मकसद से जाना होता है। बहुत सारी तैयारियां पहले से ही की जाती है। इन लोगों का कुछ अलग ही स्टाइल होता है एंजॉय करने का। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन लोगों से मिला सकता हूँ। सच राजीव सर? हाँ राधिका, उनके सामने उनके हिसाब से अगर तुम गाना गाओगी तो समझो हम दोनों की लाइफ बन जाएगी। बोलो क्या ख्याल है? राजीव सर, आपने तो मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं। मैं तो बहुत ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, आसमान को छूना चाहती हूँ। मुझे एक मौका देकर तो देखिए। दैट्स वंडरफुल। तो चलो अभी मेरे साथ। वो लोग अभी ऊपर वाले कमरे में हैं। सर, पहले आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मुझे थोड़ा सजने संवरने तो दीजिए। वो लोग आपकी बहुत खास मेहमान हैं। आखिर आपकी इज्जत की तो सवाल है ना? वाह वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ राधिका। बस एक बार मुझे आप उस महफिल में जाने दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। अच्छा ठीक, जल्दी आना। बाय। बाय नहीं सर, सी यू बोलिए। हम अभी कुछ देर में मिलने वाले हैं ना? हाँ हाँ, सी यू। अरे आओ आओ राजीव, कब तक हमें इस तरह बिठाओगे? हमारा दिल बहलाने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, वो अब कुछ समय में आने वाली है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सर, ये राधिका है। और राधिका, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताया था। हाँ सर, इन लोगों से मिलने के लिए मैं कितनी बेताब थी कि कब मैं उनसे मिलूंगी और कब उनका अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगी। खातिरदारी? अरे वाह राजीव, तुमने तो इस बार हमारा दिल खुश कर दिया इस लड़की को यहाँ हमारे पास लाकर। ऐसे तुम हमारे कैसे खातिरदारी करोगी? खातिरदारी? मैं तुम लोगों की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि तुम लोगों की रूह कांप जाएंगे। मैं तुम लोगों को ऐसा मौत दूंगी कि तुम्हारी आत्मा फिर से इस धरती पर जन्म लेने के लिए 100 बार सोचेगा। ये लड़की, ये किस तरह की बात कर रही हो? तुम नहीं जानती कि हम लोग कौन है? मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम सब शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो। बड़ा नाम है तुम लोगों का इस शहर में। बहुत इज्जत कमाई है तुम लोगों ने इस शहर में। लेकिन बेचारे लोगों को क्या पता कि तुम लोग बिजनेस के नाम पर गैर कानूनी धंधे करते हो, ड्रग्स सप्लाई करते हो, कितने मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। ये लड़की, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे जानती हो? अरे मैं तो तुम लोगों के बारे में और भी बहुत कुछ जानती हूँ कि किस तरह तुम लोगों ने संजना नाम की एक सिंगर को बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को जंगल में दफना दिया और किसी को इस बारे में कानो कान खबर नहीं हुई। तुम संजना के बारे में कैसे जानती हो? बोलो, वरना हम भी तुम्हें उस संजना के पास पहुंचा देंगे। इतना कहकर राजीव और उसके दोस्त बंदूक दिखाते हैं। तुम लोग फिर से मुझे मारना चाहते हो? एक बार मारकर तुम लोगों की जी नहीं भरा। संजना, तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ और तुम लोगों ने मुझे मारा था। क्यों? मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, तुम सच कह रही हो।
हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। तुम्हें छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था। सच्चाई जानने के बाद मैंने तुम लोगों का विरोध किया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मार डाला। मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, तुम सच कह रही हो। हमें छोड़ दो संजना। तुम कहोगी तो हम सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन प्लीज तुम हम सबको छोड़ दो, जाने दो हमें। हम मानते हैं कि हम सब ड्रग्स माफिया है। हम सब कितने मासूमों के जान से मार दिया है। हमने तुम्हारे भी जान लिया है। हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन तुम हमें छोड़ दो। नहीं, तुम लोगों की असली जगह मौत है, मौत। ऐसे कहकर संजना उस जगह पर आग लगा देती है। राजीव और उसकी एक दोस्त जल जाते हैं। तब पुलिस वहां पहुंचती है और बाकी 2 मुजरिमों को पकड़ कर ले जाती है। थैंक यू देव और राधिका। आज तुम दोनों के वजह से पुलिस को इन जालिमों के खिलाफ सबूत मिल पाया है। थैंक यू सर। संजना, अब तुम खुश हो ना? हाँ राधिका, मैं बहुत खुश हूँ। उन जालिमों को उनके किए की सजा मिल गई। पुलिस को उनके खिलाफ सबूत मिल गए। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। देव, राधिका, मैं तुम दोनों की कैसे शुक्रिया अदा करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो और साथ रहो। मैं अब चलती हूँ, मेरी जाने का समय हो गया है। हाय दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। बाय।